हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सबसे पहले होली की शुभकामनाएं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं और ये होली आप लोगों के लिए शुभ हो और बहुत सारे खूबसूरत रंग आपकी ज़िंदगी में इस होली की तरह ही बिखरें। और खैर मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ लिटरेरी टर्म्स जो कि UKLT DSSB के लिए हेल्पफुल है। भाई देखो ऐसा है, इस समय मेरे दोनों बैचेस ये चल रहे हैं तो मैं उन्हीं से संबंधित चीज़ें जो हैं वो करवा रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, देखिए DSSB का बैच, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं और एक सटीक तैयारी करना चाहते हैं, भाई देखिए पहली बात DSSB के लिए मैं जो तैयारी करवाती हूँ सेकंड पेपर की करवाती हूँ, फर्स्ट पेपर की मैं तैयारी नहीं करवाती। आप अगर देखेंगे फर्स्ट पेपर की तैयारी आप जहाँ से भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर जितना इम्पॉर्टेंट है सेकंड पेपर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न जो होता है, सभी को ये पता ही होगा कि DSSB की मार्केट में कोई भी एक ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें टॉपिक वाइज चीज़ें जो है वो सही से दे रखी हो। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने 6 महीने के अथक मेहनत के बाद जो है इस चीज़ों को तैयार करा है और कई सारी बुक्स को जो है वो रेफर करके मैंने नोट्स जो हैं तैयार करे हैं। लेकिन मैं नोट्स सेल आउट जो है सेल नहीं करती। हमारे जो स्टूडेंट्स बैच खरीदते हैं, यानी कि जो लोग बैच लेते हैं, ये नोट्स भी उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि नोट्स की कीमत कभी मैंने लगाई ही नहीं क्योंकि नोट्स की कीमत क्या होगी। तो DSSB का बैच जो लोग लेना चाहते हैं, एक सटीक तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बैचेस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी आपके पास ये मान के चलिए 3 महीने तो है ही हैं जो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो 3 महीने में तो इंसान 2 बार पढ़ के 2 बार रिविजन भी कर लेता है, तो इतना समय आपके पास है कि आप वो कर सकते हैं। और दोनों चीज मिला के, यानी कि फर्स्ट पेपर भी आप अपना तैयार कर सकते हैं जहां से भी कर रहे हैं और सेकंड पेपर हमारे से लेकर आप अपना आराम से तैयार कर सकते हैं। 3 बैचेस हैं, एक लाइव है जिसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों है, एक लाइव है सिर्फ लिटरेचर का, और एक है वीडियो बैच जिसमें ग्रामर लिटरेचर दोनों है। वो ऑलरेडी जो लाइव क्लासेस हैं उनका ही बैकअप है। तो ये 3 बैचेस हैं जिनमें से कोई सा भी जो आपको पसंद आए वो बैच आप ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। जो क्लासेस हो भी गई हैं वो क्लासेस भी बैकअप के तौर पे लाइव में सब बैकअप के तौर पे मिलती हैं, जिन्हें डाउनलोड करके आराम से स्टूडेंट देख सकता है। वो डाउनलोड होती हैं ऐप पर ही, आप डाउनलोड करके उसको आराम से देख सकते हैं, अपने स्पीड से अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। तो DSSB की तैयारी के लिए हमारा बैच जो है वो अवेलेबल है। आपको करना क्या है, इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए और इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, या नीचे इसी में APK लिंक दिया हुआ है, उससे डाउनलोड करके आप जो है उसमें स्टोर में जाकर देख सकते हैं कि इस बैच में क्या क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद ये हमारा अभी जो ये UKLT का बैच है, ये UKLT का जो फॉर्म आया, इसमें ना उन्होंने स्पेसिफाइड चीज़ें दी हैं, ग्रामर में कितने टॉपिक्स हैं, लिटरेचर में है। इसमें इन्होंने जो नहीं दिया है वो केवल पोइट्री में नहीं दिया कि ब्रिटिश पोइट्री, अमेरिकन, इंडियन, तो हम अपने हिसाब से पोइट्री मैंने उस पर करी है। अब क्या है कि ये UKLT का जो बैच है ये हमारा बैच वीडियो प्लस लाइव है। इसमें जो हमारे पास मटीरियल है वो हमने वीडियो फॉर्म में दिया, जो हमारे पास मटीरियल नहीं है उसकी लाइव क्लासेस चलेंगी और वो लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स के पास आएगा और इसमें सारे नोट्स PDF फॉर्म में है। ये जैसे जो भी क्लास है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी आप स्टोर में जाके, UKLT का बैच केवल उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड के ही हैं। उत्तराखंड के लोग ही इसको जो है भर सकते हैं या जिनकी डिग्री उत्तराखंड की है। तो उत्तराखंड वाले जो है, जैसे भाई जो उत्तराखंड में आने वाली यूनिवर्सिटी है या उत्तराखंड से जिनकी डिग्री है वो भर सकते हैं, या जो उत्तराखंड के हैं वो भर सकते हैं। तो इसमें आप यो स्टोर में जाके देख सकते हैं, हमारे फोल्डर्स हमने बनाए हुए हैं, उन फोल्डर्स में टॉपिक्स जो हैं वो डले हुए हैं। ऑब्वियसली वो टॉपिक्स खुलेंगे तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने करवा रखी हैं। और वो अब लाइव क्लास, जैसे कल उसकी लाइव क्लास भी होगी, तो आप इसको जो है इसमें सारे नोट्स इसके PDF फॉर्म में। मैं एक बार सभी लोगों से, जो लोग मुझे देखते, मैं कहूँगी और उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हम लोग नोट्स नहीं बेचते, ना PDF फॉर्म में ना किसी फॉर्म में, तो बेकार में आप जो है
क्यों जो है सोचे कि भैया नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे या वो मिल जाएंगे, तो आप पूछिए भी मत कि नोट्स जो है केवल नोट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि नोट्स के लिए तो आपको दुनिया जहाँ की चीज़ों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। मेरे नोट्स हैं, मैंने अपनी तरह से तैयार करे हैं, अपनी तरह से मैं पढ़ाती हूँ, तो वो जो नोट्स हैं दैट इज़ वो विद लेक्चर्स तो बेनिफिशियल मुझे लगता है। तो ये जो है ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ से, ये जो बैच है ये आप देख सकते हैं, और UKLT का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने क्वेश्चंस जो लिए हैं आप देखिएगा मिले जुले क्वेश्चंस हैं, और ये लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच के। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट He resembles the animal that browses on thistles. The above is an example of tautology, periphrasis, onomatopoeia या litotes. सबसे पहले अगर आप यहाँ पर एक ये समझे कि ये कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो देखो पहले हम लेते हैं टाउटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं। टाउटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है एक ही बात को दो तरीके से कहना, जैसे रिटर्न और बैक। तो रिटर्न और बैक जो है उनमें ये रेडंडेंट है, तो दैट इज टाउटोलॉजी। ठीक है, रिटर्न बैक। उसके बाद आपका आता है पेरीफ्रेजेस। पेरीफ्रेजेस जो होता है ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पेरीफ्रेजेस वो फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा ही ऐसा होना चाहिए था वैसे ये जब आप किसी को आवश्यकता से अधिक शब्द जो है वो यूज करते हैं, जैसे when the writer choose to use more words than necessary, जब जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज किया जाता है तो उसे पेरीफ्रेजेस कहते हैं। जो टाउटोलॉजी होती है वो रेडंडेंट वर्ड्स का होता है, और पेरीफ्रेजेस का मतलब होता है चूज टू यूज मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, और यानी कि राउंड अबाउट वो कहते हैं, सरकम लोक्यूशन कहते हैं। राउंड अबाउट जो एक राउंड अबाउट इसमें कह सकते हैं, जो किसी बात को घुमा फिरा के कहना, तो उसे पेरीफ्रेजेस कहा जाता है। तो ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्राउजेज ऑन थिसल्स, तो ये किसके बारे में कह रहा है कि वो उस एनिमल से मिलता जुलता है जो थिसल्स पे ब्राउज करता है। तो ही रिजेंबल, तो ये क्या कह रहा है कि आप जान सकते हैं ये एनिमल, एक एनिमल के बारे में जो है वो बात की जा रही है। ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्राउजेज ऑन थिसल्स, एक साधारण तौर पे जानवर के बारे में कह के पूरा का पूरा सरकम लोक्यूशन जो है वो किया गया है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? पेरीफ्रेजेस। तो एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं टाउटोलॉजी में और पेरीफ्रेजेस में। पेरीफ्रेजेस का मतलब होता है राउंड अबाउट जो होता है, घुमा फिरा के कहना, सरकम लोक्यूशन, और टाउटोलॉजी का मतलब होता है रेडंडेंट, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना। तो उसे जो है जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते हैं, कजन के साथ सिस्टर नहीं लगाते हैं, तो ये टाउटोलॉजी है। ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ 90, तो ये टाउटोलॉजी है। और पेरीफ्रेजेस टू यूज मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। ओनोमेटोपिया साउंड, जो वर्ड साउंड देते हैं। और लाइटोटीज का मतलब होता है कि एक ऐसा जो है जो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज को कम करके जो है वो आका जाता है, दैट इज लाइटोटीज। तो यहां पर इसका आंसर जो है वो होगा आपका पेरीफ्रेजेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The ploughman homeward plods his weary way. The figure of speech is, सामने देखते ही आपको पता चल गया होगा। यहां पर weary way, वैसे तो alliteration भी हो सकता था, लेकिन यहां पर वे जो है थका हुआ रास्ता। तो थका हुआ रास्ता जो है, रास्ता थकता नहीं है, इंसान थकता है। तो रास्ता नॉन लिविंग थिंग के पहले जब लिविंग एडजेक्टिव लगा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। Little sorrows sit and weep. The figure of speech is personification, simile, pun या oxymoron. अब आप ये देखिए, लिटिल sorrows, छोटे छोटे दुख, बैठ के रोते हुए। दुख एक कैसी चीज है? एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट चीज को ह्यूमन बीइंग के तौर पे दिखा दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज को ह्यूमन बीइंग के तौर पे दिखाया कि तो एब्स्ट्रैक्ट को ह्यूमन बीइंग के, तो वो क्या हो गया? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पन का मतलब होता है प्ले अपॉन वर्ड्स, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन।
ठीक है जी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पे बढ़ते हैं। The iambic pentameter implies which of the following? 5 syllables in the pattern unstressed stressed. 5 syllables in the pattern stressed unstressed. The pattern stressed unstressed repeated 5 times. The pattern unstressed stressed repeated 5 times. सबसे पहले आप ये देखिए, iambic का जो मतलब होता है, पेंटामीटर जो होता है, पेंटामीटर का मतलब, पेंटामीटर होता है 5, तो पेंटामीटर मतलब 5 फीट। 5 फीट का मतलब ये होता है, 5 फीट मीन्स होता है 5 इंटू 2 यानी कि 10 सिलेबल्स। तो 10 सिलेबल्स हो गए। और आयम्बिक, तो पेंटामीटर मतलब हो गया 10 सिलेबल। आयम्बिक का मतलब होता है कि पहला सिलेबल जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर 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 1 2 3 4 5। तो अब यहां देखिए, द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस रिपीटेड 5 टाइम्स, ये 5 बार रिपीट करा है, इसे कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। The rhetorical device anaphora implies which one of the following? A certain metrical arrangement in lines, use of circumlocution in phraseology, juxtaposing the abstract with the concrete, repeating the first word or words of or successive sentences or clauses. भाई देखिए, anaphora का मतलब होता है कि जैसे इस तरीके से स्लो स्लो स्लो, सेम वर्ड या फ्रेजेस जो हैं वो सेंटेंस के शुरू में जब रिपीट होते हैं तो उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? एनाफोरा जो है वो कहा जाता है। तो आंसर इज डी। Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? Man is the measure of all things. Patriotism, what horrors are done in your name. My love is a red red rose. All that glitters is not gold. तो अब बात यहां पर करते हैं। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, पेट्रियोटिज्म व्हाट माई लव, पहले यहां पर नीचे से लेते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये एक एपीग्राम है, एक कहावत है, और ये पैराडॉक्स भी है। तो ये एपीग्राम है, ये कहावत है, ठीक है। माई लव इज अ रेड रेड रोज, लव को रोज से कंपेयर करा गया है, मेटाफर है। पेट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम, कि भाई पेट्रियोटिज्म तुम्हारे नाम पर क्या क्या किया गया है। तो जब संबोधित किया जा रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज को संबोधित किया जा रहा है, वो क्या है? दैट इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, एपोस्ट्रोफी में जब भी संबोधन जो दिया जाता है ना, एक चीज ये याद रखिएगा, एपोस्ट्रोफी में जब संबोधन दिया जाता है तो वो डेड को दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज को दिया जाता है। अगर आप जिंदा व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं तो वो एपोस्ट्रोफी नहीं है, वो सिर्फ संबोधन है। दैट इज नॉट फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी। तो इसका आंसर है पेट्रियोटिज्म, ठीक है। वो एड्रेस है, दैट इज नॉट एपोस्ट्रोफी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमोटोपिक? ओनोमोटोपिक का मतलब होता है जिससे साउंड जो है वो आए। कैरी, बियर, फियर, बज। अगर आप बज बोलते हैं तो बज से एक जैसे एक कीड़े के भिनभिनाने की सी आवाज आ रही है, तो ओनोमोटोपिक इसमें ही है। तो इसका आंसर है बज। The statement, namely, happiness is but an occasional episode in the general drama of pain, contains the figure of speech called simile, personification, paradox, metaphor. मैं जानती हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस समय इसके लिए आंसर में पैराडॉक्स आएगा। क्या आप पैराडॉक्स का रियल मीनिंग समझते हैं? पैराडॉक्स का मीनिंग होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट जो ऊपर से देखने में जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, ऊपर से देखने में वो असत्य लगे, मगर उसमें एक सत्य जो है वो छिपा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भगवान को ना मानने वाला सबसे बड़ा भगवान को मानने वाला होता है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के, ये स्टेटमेंट पढ़कर आएगा, जब जो भगवान को नहीं मानता तो वो सबसे बड़ा भगवान को मानने वाला कैसे है? तो ये एक ऊपर से दिखाई देने वाला एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंफ्यूट करता है, लेकिन वही चीज उसमें एक
सत्य कैसे छिपा हुआ है, वो ये देखिए कि जो भगवान को नहीं मानता है वो सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेगा, तो भगवान को सबसे बड़ा मानने वाला है, तो ये पैराडॉक्स है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ते हैं, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, कि खुशी है वो जीवन जो है, दुख से भरे हुए जीवन में खुशी जो है वो एक एपिसोड है। तो हर एक किसी का जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ नहीं होता है, ये तो हार्डी का वो है, एंड हार्डी को पेसिमिस्ट कहा जाता है। तो हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल, हैप्पीनेस इज व्हाट इज हैप्पीनेस, इट इज ओनली एन ओकेजनल एपिसोड। हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है एक एपिसोड से, और लाइफ को कंपेयर करा गया है ड्रामा से। तो ये कंपैरिजन किया जा रहा है विदाउट यूजिंग द वर्ड कंपैरिजन, तो दैट इज द आंसर इज मेटाफर। When the sound of a word resemble the sound it denotes, the figure of speech is, जब शब्द से साउंड आए, ठीक है, बज, क्रीकिंग, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ओनोमोटोपिया, दैट इज ओनोमोटोपिया। अब ये बाकी के आप वो देखकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी हमें मैम बता दें तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट तो आप लोगों को पता ही होगा। सिनेक्डोकी का मतलब होता है पार्ट फॉर होल या होल फॉर पार्ट। जैसे कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं, तो भाई वो जो है हाथ से पूरा जो है शरीर का संबंध है, तो ये है आपका दैट इज सिनेक्डोकी। अब प्रोसोपिया के बारे में अगर आप बात समझे तो प्रोसोपिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, एक वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक एब्सेंट या इमेजिनरी पर्सन जो है उसको दिखाया जाता है बोलते हुए। एक तरीके से एक इम्पर्सोनेशन का जो है वो एग्जाम्पल होता है, और ये काउंटरफेट इम्पर्सोनेशन का जो है एग्जाम्पल है। और जैसे यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एब्सेंट और इमेजिनरी पर्सन को दिखाया जाता है स्पीकिंग, कॉल्ड प्रोसोपिया, इम्पर्सोनेशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम का है। द आयरन टंग ऑफ मिडनाइट had told 12 lovers to bed, it's almost fairy time। जो थीसियस जो है वो विलियम शेक्सपियर में कहता है, तो ये एग्जाम्पल प्रोसोपिया का है। और उसके बाद ट्रांसफर्ड एपिथेट तो मैंने आपको बताया ही था कि जब लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग्स को लिविंग एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। और ऊपर सिनेक्डो की पार्ट फॉर होल एंड होल फॉर पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमिली। तो इम्प्लाइड सिमिली किसे कहते हैं, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली या नन ऑफ द अबव। तो इम्प्लाइड सिमिली का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिमिली का मतलब क्या होता है कि जब द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स विच हैव समथिंग इन कॉमन, तो उसे क्या कहते हैं, उनके लिए जो शब्द यूज करे जाते हैं लाइक, एज यूज करे जाते हैं। मगर जिसमें कंपैरिजन करते हैं और मान लेते हैं ऐसा है, मगर कंपैरिजन के शब्द यूज नहीं करते, तो आपको समझ में आ गया होगा इम्प्लाइड मतलब मान लिया जाता है कि कंपैरिजन है मगर कंपैरिजन के शब्द यूज नहीं करते, एंड दैट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। What is the direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea? Epigram, personification, apostrophe, none of these. भाई जब हम किसी मृत व्यक्ति को, किसी एब्सेंट को या personified object को संबोधित करते हैं, जैसे patriotism, what horror has been done at your name, तो ये क्या है कि जब हम किसी मृत व्यक्ति को, किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को संबोधित करते हैं तो उसके लिए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज होती है, दैट इज एपोस्ट्रोफी, एंड दैट इज एपोस्ट्रोफी। What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently?
सटायर, आयनी, ऑक्सीमोरॉन, नन ऑफ दीज। भाई जिसमें जो शब्द होते हैं उनका बिल्कुल उल्टा मीनिंग होता है वो आयरनी होती है। जैसे वर्बल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है। जैसे कोई जो है सटायर में जो होता है ना, सटायर तो किसी मूर्खता को जो है बताने के लिए सटायर टीयरिंग द सरकाजम की तरह है कि सटायर में तो सीधा जो है वो बोला जाता है, लेकिन आयरनी में सीधा मजाक नहीं उड़ाया जाता है, जो बोला जाता है उसका मीनिंग उल्टा होता है। तो ये आयरनी होती है। और आयरनी जैसे कई तरीके की आयरनी होती है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, कॉस्मिक आयरनी, बहुत तरीके की आयरनी होती है। सबका मतलब यही होता है कि जो कहा जा रहा है उसका मीनिंग बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो जैसे कोई लेट आए तो कहें बड़ी जल्दी आ गए, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। All perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. The figure of speech is metaphor, oxymoron, hyperbole या apostrophe. तो भाई ये जो है मकबेथ का डायलॉग है, लेडी मकबेथ के द्वारा। तो जो है उसमें वो बोलते हैं कि भाई खून की गंध जो है हाथ से जा नहीं रही है। तो ये एक बहुत अतिशयोक्ति अलंकार है कि एक छोटे से हाथ को ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? दैट्स हाइपरबोली। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। देखिए भाई ऐसा होता है कि जब राइटर की जगह हमने उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज कर लिया पेन, और जो वॉरियर है या सोल्जर है उसकी जगह हमने यूज कर लिया सोर्ड, तो ये उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि हमने नाम चेंज कर दिया। तो नाम चेंज करने के लिए जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है मेटोनमी। मेटा चेंज करना, निम मतलब नाम। तो नाम जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया पर नाम की जगह, दैट इज कॉल्ड मेटोनमी। A ballad is, ballad क्या होता है? A short poem narrating a tale, a poem written on somebody's death, a prayer song, a marriage song। देखिए एक कहानी कहती हुई छोटी सी जो पोयम होती है उसे क्या कहा जाता है? बैलेड। जो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है वो एलिजी होती है, और जो मैरिज सॉन्ग होते हैं एपिथेलमियन उनको कहा जाता है। तो इसका आंसर है दैट इज ए, दैट इज ए। A short poem narrating a tale. A lyric is, lyric पर्सनल होते हैं, पोएट का एक सिंगल इमोशन बताते हैं, तो लिरिक कभी भी लंबे नहीं होते, तो पहला ऑप्शन कट गया, लॉन्ग पोएम नहीं होता। प्रेज ऑफ गॉड ये भी लिरिक का पार्ट नहीं है। एक छोटी सी पोएम जो किसी की सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखी जाती है उसे लिरिक कहते हैं। तो दैट इज द आंसर इज सी। The literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards the attitudes of amusement and scorn is called। एक literary art जो किसी सब्जेक्ट को कम छोटा करके जो है वो दिखाती है, कम करके आंकती है, और स्कॉन और वो जो है वो करती है, उसे क्या कहते हैं? एलिगरी, मेलोड्रामा, पैरोडी या सटायर। तो इसका आंसर है यस, एंड द आंसर इज, देखिए सटायर का जो वो काम होता है वो काम होता है कि सीधा बोलना और किसी वाइस या फॉली को बताना। तो एक लिटरेरी आर्ट जब किसी सब्जेक्ट मैटर को कम करके मतलब उसको तुच्छ बनाकर बताती है वो क्या होती है? दैट इज पैरोडी, एंड द आंसर इज पैरोडी। एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई थी, 5 7 9 6। तो आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसमें 5 फीट होते हैं, यानी कि 10 सिलेबल्स। 5 फीट 10 सिलेबल्स।
A long poem telling the story of the leader of the whole community written in the narrative form and lofty style is called drama, epic, short story, lyric. भाई देखिए, एक हीरो की कहानी, उसके एडवेंचर्स की कहानी, और वो कहानी जो है वो इस तरीके से कही जाए कि वो पूरी कम्युनिटी को बताए और बहुत ही एलिवेटेड स्टाइल में कही जाए, वो कौन सा होता है? दैट इज एपिक, जो कि लिखे जाते थे क्लासिकल एज में, जो पीक पे थे. तो इसका आंसर है दैट इज एन एपिक. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. आप देख रहे हैं वर्ल्ड को, लाइफ को, टाइम को संबोधित किया जा रहा है. ये सारे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जिन्हें पर्सोनिफाई करके जो है उनको एड्रेस किया जा रहा है. तो दैट इज एपोस्ट्रोफी. द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल को कंपेयर करा है शिप ऑफ डेजर्ट से, लेकिन कंपेरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करे हैं. द आंसर इज मेटाफर. ब्लैंक वर्स क्या होती है? ब्लैंक वर्स जब मार्लो के हाथ में आई तो उसको माइटी लाइन कहा गया. शेक्सपियर के प्लेस ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं. आगे जाके जब राइटर्स ने फ्री वर्स का यूज करना शुरू कर दिया. ये ब्लैंक वर्स थी क्या? ब्लैंक वर्स में है राइम स्कीम नहीं होती है, मगर जो है आयम्बिक पेंटामीटर होता है. नो राइम स्कीम बट देयर इज आयम्बिक पेंटामीटर. तो अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड ब्लैंक वर्स. An Alexandrian is the last line of Ottawa Rima, Spenserian stanza, Rhyme Royal ये टर्न. Ottawa Rima 8 लाइन स्टेंजा, Spenserian stanza 9 लाइन स्टेंजा, Rhyme Royal 7 लाइन स्टेंजा, टर्जा रिमा 3 लाइन स्टेंजा. ठीक है, रिमा रिमा इटालियन. तो स्पेंसेरियन स्टेंजा जो होता है उसकी जो लास्ट लाइन होती है उसे एलेक्जेंड्रीन कहते हैं. एलेक्जेंड्रीन या हेक्सामीटर 12 जो 12 सिलेबल्स की जो लाइन होती है उसको एलेक्जेंड्रीन कहा जाता है. 12 सिलेबल्स. द बर्थ प्लेस ऑफ सोनेट इज. सोनेट का बर्थ प्लेस है इटली, और गियाकोमो दा लेंटिनी ने लिखना शुरू किया था. फेमस बनाया पेट्रियार्क ने. वो अपनी बिलवेड लॉरा के लिए लिखा करते थे छोटी 14 लाइन की पोएम्स, जो बेसिकली लव उसमें उन्होंने पेट्रियार्क ने लिखा करते थे. So that is Italy. That is Italy. The Spenserian stanza has 4, 6, 8, 9. Spenserian stanza इन्वेंट किया गया था स्पेंसर के द्वारा. उन्होंने इसे यूज कराया फेरी क्वीन में. बाद में और जैसे रोमांटिक राइटर्स हैं, शेले ने उसको यूज किया एडोनिस में. तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइंस होती हैं? देयर आर 9 लाइंस. There are 9 lines in Spenserian stanza. तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए. आई होप कि एक छोटा सा सेशन है जो आप लोगों को के लिए हेल्पफुल रहे. और बाकी फिर दोबारा से होली की शुभकामनाएं आप सभी को. और जो है खुश रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिए.